हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो यूपीएचएससी के अंदर में, ठीक है, यूपीएचएससी एडवर्टीज नंबर एडीबीटी 50 की जो प्रिपरेशन, उसमें जीएस वाली क्लासेस में थर्ड क्लास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज, अगर यहाँ से आप अच्छे से समझ लेते हैं छात्रों तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज जो बात करने चल रहे हैं वो दैट इज सैटेलाइट्स पर डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, कि सैटेलाइट उपग्रह का क्या पार्ट है। ठीक है, तो कल लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने 9 ग्रहों के बारे में बात किया था, जिसमें 8 प्लेनेट पर बात किया हुआ था और एक डॉर्क प्लेनेट पर भी डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग उपग्रह की बात करेंगे। ठीक है, तो उपग्रह वाले पार्ट में अच्छा एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रह गया था छात्रों, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सैटर्न और जुपिटर को लेकर के, मतलब इस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसके पास में, मैक्सिमम नंबर ऑफ उपग्रह किसके पास में है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जान लें कि देखिए एक IAU जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है छात्रों, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन की एक जो लास्ट रिपोर्ट है अक्टूबर 2019। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो सैटर्न है, सैटर्न यानी शनि के पास में जो ग्रहों की संख्या है वो 82 है, यानी सबसे ज्यादा, और जुपिटर के पास में जो संख्या है यानी बृहस्पति के पास में जो संख्या है वो है 79। तो इस समय जुपिटर को ओवरटेक कर गया है शनि। तो इसलिए आपको याद रखिएगा कि सैटर्न जो है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेनेट हैं। ठीक है, तो ये क्लियर करके रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नया डेटा है, तो इसलिए ये हो सकता है क्योंकि अभी ये बुकों में अपडेट नहीं हो पाया, लेकिन ये है कि इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर देख करके इन चीज़ों को देखने की कोशिश की गई, तो ये नया डेटा आपको मिला हुआ। अब सैटेलाइट वाकई में होता क्या, उपग्रह की बात हम लोग कर रहे हैं। प्लेनेट का मतलब जो सन के किनारे रोटेट करता हो, सपोज बीच में सन है और किनारे किनारे अगर अर्थ रोटेट करती हो तो वो तो प्लेनेट हो गया। ठीक है, जैसे अर्थ प्लेनेट है, ग्रह है। लेकिन जो पृथ्वी के किनारे यानी ग्रहों के किनारे जो चक्कर लगाने का काम होते हैं, तो देखिए आकाशीय पिंड जो कि अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की प्रदक्षिणा भी करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द बन करके आ गया और वो इंपॉर्टेंट भी है कि एक तो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं, मतलब अपने ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये बात तो आपको एकदम क्लियर ही है कि ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी कि सूर्य की भी प्रदक्षिणा करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ मैं इसको समझा दूं, जैसे सपोज करिए ये अर्थ है, अर्थ के किनारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये मून जो है वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब मून रोटेट तो कर रहा है, लेकिन चूंकि अर्थ भी किसके किनारे रोटेट कर रहा है, सन के किनारे, तो अब अर्थ स्वयं सन के किनारे रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्टली तो मून किसके किनारे किनारे रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, यानी जो घूमने का काम कर रहा है वो पृथ्वी किनारे, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो सन के भी किनारे चक्कर लगा रहे, इसीलिए सूर्य की भी प्रदक्षिणा करते हैं। इसीलिए कभी कभी इसको ध्यान रखने की जरूरत है, यानी जो ग्रह, जो उपग्रह होते हैं वो केवल हमारे ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते हैं, ठीक है, साथ साथ में पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा करते हैं, यानी उनका भी चक्कर लगाने का काम करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है और ये डायरेक्टली होता है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। भाई हमने चंद्रमा की बात की थी, मैंने बताया था कि मरकरी वीनस के पास में, यानी बुध और शुक्र के पास में कोई उपग्रह नहीं, लेकिन बुध शुक्र के बाद में जो पृथ्वी है वो अर्थ के पास में एक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, और दैट इज चंद्रमा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं छात्रों, क्या क्या बन जाता है वो हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए हुए थे, यहाँ पर भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के किनारे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो आपको चक्र यहाँ पर दिख रहा है, ये पार्ट क्या है, ये आपका मून है, उसका परिपथ बना हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी के किनारे किनारे जो ये चक्कर मून लगा रहे, तो इसमें ये किस परवलयाकार में, ओवल शेप में कर रहा है। ओवल शेप का मतलब जैसे अंडाकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर क्या कम दिख रही है, और यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दिख रही है ये आपकी ज्यादा। तो जब कम डिस्टेंस होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है छात्रों, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिजी, यानी उसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में उपभू। ठीक है, उपभू यानी न्यूनतम दूरी, और वो न्यूनतम दूरी कितनी है, 3,64,000 किलोमीटर, 3,64,000 किलोमीटर की जब दूरी। तो जब देखिए दूरी कम होगी तो कोई चीज बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। ठीक है, यानी चंद्रमा जितना दिखता है नॉर्मली उससे 14% बड़ा दिखने लगेगा और 30% ज्यादा ब्राइट, मोर ब्राइट दिखने लगेगा, चमकीला दिखने लगेगा, और ऐसे ही चंद्रमा को हम सुपर मून कहते हैं। तो क्लियर हो गया, ये जब चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़े और क्या है, ज्यादा चमकीला दिखाई पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब दूसरी बात है कि जब ओवल शेप करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा
तो फिर क्या होगा, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पर अधिकतम दूरी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो अर्थ और मून के बीच में अधिकतम दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, 4,06,000 किलोमीटर, यानी 4,06,000 किलोमीटर। इसको हम कहते हैं एपोजी, एपोजी यानी अपभू। तो अपभू मतलब हो गया दूर। तो और इस तरीके से 3,64,000 और 4,06,000 ये दुनिया न्यूनतम और अधिकतम है। तो इसलिए औसत दूरी अगर कभी पूछा जाए कि पृथ्वी और चांद के बीच में औसत दूरी कितनी है, तो वो कितनी है, 3,84,365 यानी 3,84,365 किलोमीटर। तो ये सब क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आपके यहाँ जो क्वेश्चन है छात्रों, वो बहुत ही जटिल नहीं पूछता है, सीधा थोड़ा सा फैक्चुअल बेस पर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सोलर सिस्टम एंड अर्थ पर लेकर के फोकस किया हुआ, इसलिए जो इससे संबंधित जनरल दूरी है, जो सामान्य ज्ञान है, वो आपको होना चाहिए। अब एक चीज है कि जो स्टडी ऑफ अर्थ है, उसको तो जियोग्राफी कहते ही हैं कि मतलब जो है पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टडी ऑफ मून है, यानी चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान, क्योंकि कभी कभी ऐसे छोटे से टर्म आ जाते हैं तो आप वहां पर फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ का तो एक जो नेचुरल सैटेलाइट है एक ही है, मून है, लेकिन इसके अलावा छात्रों कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी से दूर पे कभी कभी हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह। यानी मून जो था, वो तो जो मून था वो आपका प्राकृतिक उपग्रह था, लेकिन जो आपका कुछ सैटेलाइट जैसे हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे कह लीजिए कि SLV आपने छोड़ दिया, या इस तरीके से जो उपग्रह जैसे संचार वगैरह के लिए छोड़ते हैं, वो कृत्रिम होते हैं, यानी उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट छात्रों वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो जियो स्टेशनरी यानी भूतुल्य स्थिर वाला हो गया, यानी जो 36,000 किलोमीटर की दूर ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, ठीक है। यानी वो पृथ्वी के एकदम साथ साथ, जितना पृथ्वी यानी वो पृथ्वी के बराबर एक ही जगह पर, जितनी तेज पृथ्वी चल रही है उससे दूरी पर वो बराबर, यानी पृथ्वी यहाँ पर घूम रही तो उसी बराबर में घूमते रहते हैं। और पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए ऐसे 3 जियो सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी अर्थ का चित्रण कर सकते हैं। तो कितने 3 हो सकते हैं, मतलब 3 सैटेलाइट कवर कर लेंगे पूरी अर्थ को। और कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, 36,000, यानी पृथ्वी से 36,000 36,000 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पर इनको छोड़ा जाता। अब दूसरी वहीं पर जब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे उपग्रह भी छोड़े जाते हैं जो फोन पे बातचीत करने के लिए, यानी कि जो हमारे यहाँ रेडियो संचार, इन सब तरंगों के लिए रेडियो, तो वो कहाँ पर, वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं छात्रों, ठीक है। वो कहाँ पर छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, यानी वो 600 से लेकर के 1100 किलोमीटर के बीच में होते हैं। इसको हम पोलर सन सिंक्रोनाइज कहते हैं, ठीक है। यानी पोलर मतलब ये हो गया कि यानी ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक होता है, तो ध्रुवीय आधार पर। और इसके लिए अगर पूरी अर्थ को कवर करना है तो बहुत सारे उपग्रह की जरूरत पड़ेगी, चूंकि इनकी ऊंचाई कम है। तो पोलर सन सिंक्रोनाइज होते हैं, यानी ध्रुवीय, और एक हो गया भूस्थैतिक। दोनों को ध्यान रखिए। जो ध्रुवीय वाले हैं ये 600 और इसी पर 600 से लेकर के 1100 के बीच में आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, और इसको आपको ध्यान रखना। मतलब जितना जितना हम जैसे जैसे आपको बात करते चलें, जैसे जैसे आपको बताते चलें, वैसे वैसे। अब आपको ऐसे सैटेलाइट्स को अगर छोड़ना है तो पृथ्वी पर जानते हैं कि कोई भी चीज अगर भेजी जाती है तो क्या होता है, उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। तो इसी लेवल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप फेंक देते हैं, ठीक है, तब वो जा करके वापस नहीं आएगा, यानी कि वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर पृथ्वी की कक्षा से बाहर तो जाना नहीं है छात्रों, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में किनारे किनारे रोटेट करता रहे, ठीक है। तो लगभग क्या होता है कि 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 100 किलोमीटर अगर वो सेंड कर दिया जाता है, तो ये 100 की स्पीड से ऐसे रोटेट कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, ये आपका रोटेशन किनारे किनारे करते रहता है, यानी कृत्रिम उपग्रह ये आपका रोटेट करने लगता है। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी 100 किलोमीटर पे इसको भेजा गया 100 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको क्या कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया। तो ये ऐसे चक्कर लगाने लगता है। तो बेसिकली वो जो 11.2 वाला, उसको ध्यान रखना कि 11.2 ये जो है प्लायन वेग है, यानी पृथ्वी की कक्षा को ही छोड़ देगा। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर सेकंड ये आपका ध्यान, मतलब इसको होना चाहिए। अब दूसरा
यहाँ से देखिए 2-3 मेन क्वेश्चन जो आपके स्टडी आप मून हो गया, जो बेसिक चीजें हैं इनको आपको ध्यान रखिएगा। पेरीजी और एपोजी ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। भूतुल्य कालिक वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पोलर वाला भी पूछा जाता है, ठीक है, सुपर मून भी पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी में छात्रों गतियां जो होती हैं, 2 प्रकार की गतियां, एक होता परिभ्रमण, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं रोटेशन, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती हो, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर घूमती हो, जैसे एक ही जगह पे ऐसे घूम रही हो, जैसे लट्टू है एक स्थान पर होकर के और ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यहाँ पर परिभ्रमण काल यानी रोटेशन, ठीक है। और दूसरा, जब यही अर्थ मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपका सन है और सन के किनारे किनारे चक्कर लगाने का काम कर रहे हैं पृथ्वी, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे परिक्रमण काल, ठीक है, परिक्रमा करना यानी परिक्रमण, ऐसे इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पीरियड और रोटेशन 2 प्रकार की यहाँ पर मोशंस हैं। तो रोटेशन का मतलब ये हो गया, जैसे आप सिंपली अगर हम लोग कह दें कि अगर ऐसे ऐसे आप घुमाने का काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर इनको घुमाने का काम करने लगे तो आपका रोटेशन, लेकिन अगर आप इनको किसी के परिता घुमाने का काम करते हैं, मतलब अगर आप ऐसे ऐसे घुमाने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब वो दोनों गतियां एक साथ कर रहा है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है और साथ में रिवॉल्व भी करने का काम कर रहा है, तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन हो जाता है। अब रोटेशन का क्या मतलब है, कितनी तेजी से रोटेट कर रहा है, यानी कितना लग जाता है अपने पास में रोटेट करने। तो छात्रों यहाँ पर अर्थ की बात ना हो करके अभी अर्थ का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है उसको हम बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर बात सैटेलाइट की कर रहे हैं, ठीक है, उपग्रह की, तो यहाँ पर जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी मून भी रोटेशन और रिवोल्यूशन कर रहा है। तो मून का रोटेशन क्या है, ठीक है, मून का रोटेशन क्या है, तो 27 डेज, ठीक है, 27 डेज 7 आवर 43 मिनट और 11.4 सेकंड, ठीक है, तो ये याद रखना है, यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में वो परिक्रमण कर लेता है। लेकिन परिभ्रमण कर लेता है और रिवॉल्व कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर, और वो भी सेम है, यानी 27 डेज 7 आवर 43 मिनट और 11.47 सेकंड। तो जब ये दोनों बराबर बराबर में आ जाते हैं छात्रों, यही कारण है कि जब भी हम मून को देखते हैं तो उसकी एक ही स्थिति आती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा को देखने, पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर प्रत्येक दिन एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल समान है, ठीक है। तो इसका आंसर अब आपको पता चल गया कि क्या है, चंद्रमा का परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल समान है, या उसकी सतह एक जैसी है, ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना कि परिक्रमण और परिभ्रमण काल समान होने के कारण जो है वो एक जैसी स्थिति, यानी घूम फिर करके जितने दिन में वो घूम करके आया उतनी देर में रोटेट कर गया और हमें वही चीज दिखाई पड़ती है। और अगर हम लोग बात करें कि मून पर, तो मून पर छात्रों जो है वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल नहीं है, तो इस पर वहां पर क्या है, वहां पर हम बातचीत नहीं। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन साइंस में भी पूछ लिया जाता है कि अगर चंद्रमा पर कोई बम धकता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज कब सुनाई देगी, तो कभी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आवाज को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जो साउंड को चलने के लिए, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब चंद्रमा से एक नया सवाल जो आ रहा है, एक तो आपने देखा सुपर मून, मैंने बता दिया था कि पेरी जी के समय सुपर मून होता है, बड़ा दिखाई पड़े, लेकिन एक टर्म कभी कभी आ जाता है ब्लू मून, ठीक है। ये ब्लू मून की घटनाएं क्या होती है, ब्लू मून का मतलब होता है एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो जाती हैं, यानी एक कैलेंडर माह का मतलब हो गया कि अधिकतम 31 दिन, यानी 31 डेज के अंदर अंदर में 2 बार अगर पूर्णिमा हो जाए, ठीक है, यानी 1 तारीख को पूर्णिमा रही और फिर 31 को भी पूर्णिमा हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ठीक है, उसको हम ब्लू मून कहा जाता है। वर्ष 2018 के अंदर में, वर्ष 2018 को क्या कहा गया, ब्लू मून ईयर कहा गया था, तो ये भी ध्यान रखना, वर्ष 2018 को ब्लू मून ईयर कहा गया था, ठीक है। अब देखो चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत, जो चंद्रमा पर स्थित जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है, लाइबनिज, ठीक है, लाइबनिज जो है ये सबसे ऊंचा 35,000 फीट यानी 35,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, यानी लगभग देखा जाए तो 10 किलोमीटर से ऊपर का स्थित बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए साउथ पोल पर है, यानी अगर चंद्रमा का देखें तो 2 पोल हो सकते हैं, ठीक है, 2 पोल होते हैं, एक ऊपर का नॉर्थ पोल, नीचे का साउथ, ये कहाँ पर स्थित है, साउथ पोल पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए एक कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी और भी यूज होती है, वो होती है ब्लड मून, ठीक है। तो ब्लड मून का क्या है, जब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति हो जाती है छात्रों, ठीक है, पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा लाल दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है, तो लाल यानी उसके किनारे का पार्ट केवल दिखने लगता है, लाल दिखाई देता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, उसको हम ब्लड मून कहते हैं, ठीक है, यानी पूर्ण चंद्रग्रहण के समय जब चंद्रमा लाल दिखाई दे तो उसको ब्लड मून कहेंगे, तो उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है
और इसीलिए मैं इनको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि चंद्र तल पर स्थित धूल के मैदान, चूंकि चंद्रमा पर क्या है, पूरा धूल का मैदान है, तो उस धूल के मैदान को क्या कहते हैं, शांति सागर कहा जाता है। ठीक है, तो उसको धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। और पहली बार इस धूल मतलब धूल पर कहाँ जाके उतरे थे, यानी चंद्रपल पर प्रथम कदम, तो ये भी क्वेश्चन जीके का है, वो आ चुका है 30 जुलाई को 1969 को पहली बार मतलब जो है मनुष्य ने, मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा हुआ था। और अपोलो 11 यान से गए हुए थे और पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे एडविन एल्ड्रिन। तो याद रखना है, पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन, यही प्रथम। और जहां पर प्रथम मतलब उतरे हुए थे उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांत सागर कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, शांत सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, इस तरीके से भारत की भी देख लिया जाए तो भारत से प्रथम सफल यान चंद्रमा के लिए भेजा जा चुका है छात्रों। कब भेजा गया है, चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008। यानी ये सब जो जानकारियां रही वो आपका मून से संबंधित हो गई, ठीक है, और जो मतलब उपग्रह से संबंधित हो गई। बाकी मैंने जो क्वेश्चन जो बार बार आता है कि सैटर्न सबसे ज्यादा है या जुपिटर, वो कंफ्यूजन वाली स्थिति करता है। तो वर्तमान में जुपिटर 79 है और सैटर्न जो है आपका 82 हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है इसके अगले वाले पार्ट पर देख लेते हैं कि क्या है कि अर्थ को लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अर्थ के मोशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आपको सोलर सिस्टम में ये मतलब मेन है, क्योंकि ये क्लास जनरल स्टडी की विषय वस्तु है छात्रों। जैसे कभी कभी मान लीजिए आप सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन आपसे कह दिया है भाई ऋतुओं में परिवर्तन कैसे हो रहा है, दिन रात कैसे हो रहा है ना, और आप इसका लॉजिकल आंसर ना दे पाए तो कितनी बेकार बात हो जाएगी। इसीलिए इसके अर्थ को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज इनको समझ ही लेते हैं इसको फाइनली, कि अर्थ पे क्या क्या चीजें। देखिए अब सबसे पहले अगर हम लोग एज की बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 4.6 वर्ष पूर्व। और आपको पता होगा कि जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके बाद में आग के गोले के रूप में पृथ्वी प्रारंभ में थी, धीरे धीरे कंडेंसेंस हुआ और कंडेंसेंस होते 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 फिर पृथ्वी की ठंडी हुई, लेकिन इसकी आंतरिक अभी भी बहुत ज्यादा लावा की तरह गर्म है। ठीक है, और इसका ऊपरी भाग ठंडा हो गया, उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे कंडेंसेंस होता गया और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन के कारण यहाँ पर पानी का भराव हो गया। और पानी के भराव की बात करें तो जल कितना ज्यादा हो गया छात्रों, यानी जल का भराव हुआ तो 71% जो है स्थलीय भाग है और 29, ये थोड़ा छात्रों इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, यानी 70 इसको जो है जलीय भाग कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो जलीय भाग है वो आपका हो गया कितना 71%, और उसके बाद में जो स्थलीय भाग हो गया, ठीक है, वो स्थलीय भाग हो गया आपका 29%। तो 29% स्थल और 71% जलीय भाग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये मतलब जो है स्थिति बन गई। अब जब जल भरता है तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का पहला जीव कौन, तो जब जहां पानी भरता है छात्रों वहां पर आपने देखा होगा कि काइयां उत्पन्न हो जाती, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो नीले हरे शैवाल थे, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं नीले हरे शैवाल, ठीक है, यही पृथ्वी पर सबसे पहले, चूंकि साइंस वाला भी पार्ट आपको पढ़ना है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट उनको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, साइंस ईवीएस ये सब पढ़ना ही है, तो ये सब इसी से जुड़ करके ही आता है, जी के टाइप की चीजें। तो प्रथम जीव वहीं से सिंगल सेलुलर जीव आ जाता है आपका नीले हरे शैवाल। और इसको देखा जाए तो लगभग 2 से 3 बिलियन ईयर एगो, यानी लगभग 2.5 बिलियन ईयर एगो के आसपास में ये क्या आ जाता है, 2.2 से लेकर 2.5 के मध्य में ये जो है बिलियन ईयर एगो, इतने बिलियन ईयर एगो में ये जीवों की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे करके आप उसकी कहानी जानते हैं, बढ़ता हुआ चला गया। अब हम लोग पृथ्वी के शेप को लेकर के हमेशा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, कैसा दिखता है, ये जियोइड है, प्रॉपर रूप से इसको जियोइड कहा जाता है। जियोइड मतलब ये होता है कि इसको अंडे के आकार की या चपटी, जैसे मतलब खरबूजा होता है ऐसे छात्रों, और उसको ऐसे पुश कर दिया जाए, ठीक है, यानी खरबूजे को क्या किया जाए, ऐसे पुश कर दिया, एक गोला बना करके और ऐसे चपटा, यानी ऊपरी भाग इसका चपटा हो जाए यहाँ पर, ठीक है, यानी ये जो ऊपरी भाग है ये चपटा हो जाए और निचला वाला भाग यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे चपटा हो जाए और इस तरीके से ये भाग बन जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जियोइड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जियोइड है, इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ शब्द है, ध्रुवीय व्यास की बात करें, देखो ये क्या है, नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या हो गया, साउथ पोल। तो व्यास का मतलब होता है किसी गोले को आर से पार इस तरीके से कर देना। ठीक है, तो ये जो लंबाई हो गई इसी को हम ध्रुवीय व्यास करेंगे, तो ये कितनी है 12,714 यानी 12,714 किलोमीटर ये आपकी जाए। तो ध्रुवीय व्यास कम है और जबकि यहाँ पर अक्षीय व्यास जो है अगर देखा जाए, अक्ष इसके एक्सिस पर देखा जाए तो अक्षीय व्यास ये ज्यादा है।
यानी इक्वेटोरियल जो व्यास है, विषुवतीय व्यास जो है वो ज्यादा है। तो विषुवतीय व्यास कितना है, वो 12,756, यानी थोड़ी सी मोटी ज्यादा है और चपटी हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना है, 12,756 है और ये 12,714, यानी ये वाली लंबाई कम है इन द कंपेरिजन इसके, तो ये वाली लंबाई ज्यादा हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो ध्रुवीय व्यास और अक्षीय व्यास, तो कभी सिंपली क्वेश्चन कहते हैं कि ध्रुवीय व्यास की तुलना में अक्षीय व्यास ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल मतलब जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षीय व्यास ज्यादा है इन द कंपेरिजन ध्रुवीय व्यास के, और पृथ्वी का आकार जॉइड है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो 5.52 इसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो 5.52 ये काफी ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी के रूप में अगर देखा जाए तो इसकी हमें लग रहा है कि सभी प्लेनेटों में सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी की है। रोटेशन पीरियड, रोटेशन का मतलब बताया था मैंने कि जब अपनी ही एक्सिस पे घूम रही हो एक ही जगह पर, ठीक है, तो वो क्या होता है रोटेशन, जिसको हमने कहा था परिभ्रमण, ठीक है, या इसको हम घूर्णन भी कह सकते हैं, ठीक है, कभी कभी ये सब भी नाम आ जाता है घूर्णन, ठीक है। तो घूर्णन काल या इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, ठीक है। अपने ही मतलब परिता अगर वो भ्रमण कर रहा है तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। और रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, इसको परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करना, ठीक है। तो परिक्रमण, तो ये अपने ही परिता कर रहा है उसको परिभ्रमण या घूर्णन काल कहते हैं। और ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी देर में घूम जाती है, वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी जो 24 घंटे हम लोग बोलते हैं छात्रों वो अप्रॉक्स है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये क्या है, ये अप्रॉक्स है, लेकिन वास्तविकता क्या है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का एक दिन होता है। इसी को हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। तो कभी कभी ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है, तो वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, जबकि जो सौर दिवस होता है हम लोग एक दिन मानते हैं वो आपका 24 घंटे माना। तो सौर दिवस जो होता है वो 24 घंटे का, और जबकि नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। अब रिवोल्यूशन यानी सूर्य की एक परिक्रमा कितनी देर में कर लेती है, तो 365 दिन यानी 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकंड, यानी यही जो छात्रों 365 में 5 घंटे बढ़ता जाता है, 5 घंटे लगभग 6 घंटे, तो वही 6 घंटे मिलके 4 साल में क्या है, एक लीप ईयर बनाता है। और वही लीप ईयर क्या, जिसमें फरवरी 29 डेज की हो जाती। तो अब आपको पता चला कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद में क्यों आता है, क्योंकि लगभग 6 घंटे का समय बढ़ जाता है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय हर वर्ष बढ़ता जाता है। तो जब 4 बार बढ़ जाएगा तो लगभग कितने हो जाते हैं, 24 घंटे, इसीलिए फरवरी उसमें 29 डेज की हो जाती, लीप ईयर हो जाता। ये भी विजन क्लियर हो गया। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें कि सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी में लगने में समय, तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ठीक है, मतलब बहुत बार। तो 8 मिनट 18 सेकंड का समय आ जाता है, कहीं कहीं 16 भी लिखा रहता है, लेकिन छात्रों एक ऑथेंटिक में देख लेंगे तो 8 मिनट 18 सेकंड का। अब ये वो इसी तरीके से कहीं दूरी कम ज्यादा के आधार थोड़े बहुत सेकंड में अंतर आ सकते हैं, ठीक है। तो 8 मिनट 18 सेकंड का समय जो है लग जाता है, कहीं कहीं तो केवल 8 मिनट लिख करके आ जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर हम चंद्रमा से, जब चंद्रमा के ऊपर, चूंकि चंद्रमा के अंदर में तो अपना प्रकाश नहीं होता, यानी जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके पास में अपना नेचुरल प्रकाश वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहे, तो जो मून है यानी चंद्रमा, इसके अगर प्रकाश जो उसके ऊपर चमकता है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड, केवल 1.3 सेकंड के अंदर में ही पहुंच जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेरीहीलियन और एपीहीलियन के बारे में। तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था कि पेरीहीलियन का मतलब क्या हुआ, ये लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पेरीहीलियन मतलब उपसौर, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन। और वो कब होती है, 3 जन को, यानी 3 जनवरी को, ये क्या है पेरीहीलियन। और सबसे ज्यादा दूरी जो होती है वो होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई, इसको अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम को 3। लेकिन छात्रों एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि 3 जनवरी को अगर न्यूनतम दूरी है तब किस बात की ठंडी, सूर्य के पास में रहेंगे तो गर्मी होनी चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर भी अभी आपको आगे मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऋतु परिवर्तन पर भी आज चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज समझाएंगे, ठीक है, कि कैसे जनवरी भी आई और उसके बावजूद भी 3 जनवरी आई, पृथ्वी के पास में सूर्य आ गया, उसके बावजूद भी हमें ठंडी लगती है, तो इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए अर्थ की काल्पनिक रेखाएं, अब हम लोग अर्थ के ऊपर कुछ अपने जानने पहचानने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं हम लोगों ने खींच करके रखा है वैज्ञानिकों ने, ठीक है। यानी देखिए पृथ्वी के एक नमूने को, एक नमूना जब ऐसे तैयार कर लिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोब। पृथ्वी का नमूना, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब इस ग्लोब पर काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से आपने देखा होगा कुछ खड़ी रेखाएं
खींची रहती हैं और कुछ पड़ी रेखाएं खींची रहती हैं। इनके माध्यम से काल्पनिक रेखा, ये ऐसी रेखा वास्तव में नहीं है, लेकिन इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम लोग टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइम, ऋतुओं का परिवर्तन या उनका जो टेम्परेचर जोन, ये सब हम निकालते हैं। तो आज हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है भारत स्थित है तो ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो वहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय है क्या। तो आज हम उन सब चीजों को एक बार पूरा बता देंगे। बस आप क्या है कि आसानी से चीजों को समझते हुए चलिए। तो आइए हम लोग काल्पनिक रेखाओं को एक पेपर में खींच ही लेते हैं और इनको देख लेते हैं कि पेपर में यहाँ पर नीचे इस पे हम लोग खींच लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहले तो पृथ्वी का शेप कैसा है वो आपको पता हो गया कि जियोइड शेप में है। जियोइड मतलब हो गया कि पृथ्वी का जो ये भाग है ये साउथ पोल और ऊपर का जो भाग है नॉर्थ पोल, वो कैसा है, ये थोड़ा सा चपटा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो कर्व रेखाएं होती, कर्व यानी इनको हम कर्व रेखाएं कहते हैं। जैसे खरबूजे के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो कर्व आकार में होती हैं छात्रों, उनको हम क्या कहते हैं, ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पर जो कर्व शेप में, ये लंबी लंबी हैं, इसीलिए इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसको हम लोग देशांतर कहेंगे छात्रों। और उसके बाद में एक यहाँ पर अक्षांश रेखाएं, ये आपका अक्षांश रेखाएं, इसको हम लोग कहेंगे लेटी हुई हैं, इसीलिए इसको हम लेटीट्यूड कहेंगे। लेटीट्यूड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। तो दो चीजें यहाँ पर आप याद रखिए, इसको देशांतर लिखिएगा छात्रों, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। अब इसको इंग्लिश में याद करना बहुत, देखो लंबी लंबी रेखाएं खींची हुई, तो लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड और लेटी लेटी लेटीट्यूड। अब बताइए किसको याद नहीं हो पा रहा है, आसान है, मतलब चीजों को याद करना, बस थोड़ा सा याद करने का तरीका बनाना है। लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड और लेटी लेटी जो रेखाएं हैं वो लेटीट्यूड हो गई। तो लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं, यानी इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम लोग जो है टाइम पीरियड भी निकालना सीखेंगे। अब देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो देशांतर रेखाओं के बारे में देखें, अच्छा अगर हम अक्षांश रेखाओं को भी देखें तो जो भू के मध्य में रेखा है, बिल्कुल पृथ्वी के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर जो है ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो इक्वेटर मतलब हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जीरो, और जीरो से लेकर ऊपर की तरफ में छात्रों 1 2 3 4 5 ऐसे 6 करके ऐसे ऐसे कर डैश डैश 90, और इधर की तरफ में 1 2 3 4 5 डैश 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 करके एकदम टॉप बिंदु पे 90। तो ये क्या है, ये 90 हो गया, 90 हो गया, तो 90 90 मिला करके कितना हो गया 180, या आपके ये लाइन हो गई। यानी अगर देखा जाए तो 90 इधर हो गया 90, और बीच में एक जीरो वाली विषुवत रेखा मिला करके कितनी हो गई टोटल 181, यानी 181 अक्षांश रेखाएं। लेकिन छात्रों जब ये टॉप बिंदु पे चले जाते हैं तो वहां रेखा नहीं रह जाती, वो बिंदु रह जाता है। ठीक है, और इस टॉप बिंदु पे चले जाते हैं तो रेखा नहीं, बिंदु हो जाता है, इसीलिए 2 घटा लीजिए, तो इसमें से कितना हो जाएगा 179। तो एक्चुअल में देखा जाए ये जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 179। ठीक है, तो ये ध्यान, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये आपका, लेकिन टोटल पार्ट में इस तरीके से 90 पर। और जो इस अर्थ के ऊपर वाला ग्लोब यानी आपको दिख रहा है, यानी इस अर्थ के ऊपर वाले पार्ट का मतलब हो गया, थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरीके से देख लें कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यानी यहां से लेकर के और ये जो आपका पार्ट है ऊपर तक, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। चूंकि ये नॉर्थ पोल है तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ये जो भाग, ये जो बास्केट ऊपर से की तरफ नीचे आई हुई है, इसको हम क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत। गोले का आधा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट आपका आ जाता है, यानी यहां से लेकर के और ये वाला पार्ट जो आपका आ जाता है, ये छात्रों होता है सदर्न हेमिस्फीयर, यानी इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछे, भारत स्थित है, तो भारत की स्थिति आपको पता है ना, ये यहां से लेकर के ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, तो ये भारत की स्थिति यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, जो ये जो है रेखा मध्य में जाती है, और ये यहाँ 0 से लेकर ऐसे स्टार्ट होता है 1 2 3, और यहाँ ये आ जाता है 23.5। तो इसको हम यहाँ पर लिख दें छात्रों 23.5। तो ये आपकी लाइन हो गई 23.5 यहाँ पर, और ये तो आपको मैंने बताया 0, और इसी के नीचे 1 2 3 सदर्न हेमिस्फीयर में 1 2 3 करके 90 तक जाना है, तो ये आपका 23.5। ये 2 लाइनें आप जान गए।
23.5 डिग्री। तो एक चीज तो पहले जान लीजिए कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, जो अपना अक्ष है, इस पे कितनी झुकी हुई है। यानी पृथ्वी ऐसे नहीं बनी है, थोड़ी सी ऐसे ये क्रॉस में झुकी हुई है। यानी अगर इसका एक्सिस यहां से खींच दिया जाए छात्रों, तो इस एक्सेस पॉइंट से क्या होगा, इस एक्सेस पॉइंट से 23.5 ये झुकी हुई है। तो अपने अक्षांश से साढ़े मतलब जो है झुकी हुई। मतलब अगर इस तरीके से बात करें, मान लीजिए ये सन है और इस तरीके से अर्थ मान लिया रोड, तो ऐसे नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, मतलब ऐसे झुके झुके वो रोटेट करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो मतलब जो है टिल्टेड रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो छोटा सा मैं यहाँ पे एक बना करके दिखा रहा हूँ। सपोज करिए ये सन है छात्रों, ठीक है, और सन के बाद में अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये जो है मान लीजिए कि अर्थ अगर है तो ऐसे ऐसे ये हमेशा टिल्टेड फॉर्म में रहेगी। यानी ये चक्कर तो लगा रही है, लेकिन ये जो मान लीजिए अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाने का काम कर रही है, इसकी ऑर्बिट बनी हुई है, तो इस ऑर्बिट पे टिल्टेड फॉर्म में करेगी। ठीक है, तो ये चूंकि अब देखिए टिल्टेड फॉर्म में, और ये 23.5 ही क्यों आया, इसका मतलब सूर्य की रोशनी अधिकतम 23.5 तक जा सकती है इधर। ठीक है ना, सूर्य अधिकतम तिरछा होकर के कहां तक जा सकता है, 23.5 तक जा सकता है। ठीक है, यानी 23.5 तक यहाँ ऊपर और नीचे 23.5 तक। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इसको। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो सन का रोटेशन मतलब हो जाएगा, अधिकतम रोटेट करने का पार्ट करेगा, जो सूर्य मतलब चमक करके घूमने का काम करेगा, जो सीधा आकर के चमकेगा। सूर्य तो घूम रहे, पृथ्वी घूम रही है, और लेकिन सूर्य की सीधी रोशनी या तो अधिकतम यहाँ तक पड़ सकती है, और या तो सदर्न हेमिस्फीयर में अधिकतम यहाँ तक पड़ सकती है, या ये सब पड़ सकती है ना, मतलब अधिकतम। तो इसीलिए 23.5। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसको मकर रेखा कहते हैं। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। यानी हमारे इंडिया से बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है, उसको हम कर्क रेखा कर रहे हैं। यानी ये वाला भाग आपका कर्क रेखा वाला पार्ट हो गया। देखिए ये सब थोड़े से टेक्निकल है, थोड़ा सा मेहनत लगा समझ लेंगे, लाइन क्लियर हो जाए। तो ये कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा होगी। अब आपका ये देखिए, यानी कि ये जो आपका जोन आपको दिख रहा है, ये वाला जो 23.5 वाला पार्ट यहाँ पर है, और यहाँ इसी के ऊपर अगर अधिकतम अगर हम लोग बात करें कि कितना रोशनी तक जाए, सूर्य तो पहुंच नहीं, लेकिन सूर्य की तिर्यक रोशनी भी पहुंचती है, वो आपका 66.5 तक पहुंच जाती है, और यहाँ पर 66.5 तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी 66.5। तो 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में, इसको हम आर्कटिक सर्कल, चूंकि आर्कटिक महासागर ऊपर है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम आर्कटिक है कॉन्टिनेंट यहाँ पर, तो इसीलिए इसको कहेंगे आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, ये आपका आर्कटिक सर्कल हो गया। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, आर्कटिक ओशन है यहाँ पर, और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस जो 66.5 है, इसको कहते हैं अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, यानी अंटार्कटिक वृत्त हो गया और ऊपर आर्कटिक वृत्त हो गया। तो 4 रेखाएं यहाँ पर क्लियर, मतलब आपको 4 क्या 5 रेखाएं क्लियर हो गई, 1 2 3 4 5। आर्कटिक सर्कल ये वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या हो गया इक्वेटर, और ये क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। और ये सब जितनी भी रेखाएं अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, ये सब कैसी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखा की बीच की दूरी हमेशा समान होती, यानी ये रेखाएं एकदम प्रॉपर एकदम सीधी सीधी खींची रहती हैं छात्रों। ठीक है, और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी वो कितनी है, 111 किलोमीटर। तो ये आपका मैंने लिख दिया 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में दूरी है। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पर आ जाते हैं, जो दूसरा वाला पार्ट है, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा में आपको ये चीज समझ में आया कि देशांतर मैंने क्या बताया था, ये जो रेखाएं हैं जो कर्व शेप में है, ठीक है, जो कर्व शेप में रेखाएं जा रही है, ये देशांतर रेखा। अब जो बीच में एकदम सीधी रेखा यहाँ पर आ रही है छात्रों, ठीक है, बीच में जो यहाँ पर सीधी सीधी रेखा यहाँ पर बनी हुई है, जो बीच की एकदम सीधी रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइमेरिडियन, यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको हम कहते हैं प्राइमेरिडियन, यानी प्रधान यमुनोत्तर रेखा। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है 0 पर, वो प्रधान यमुनोत्तर रेखा। अब इस 0 से भी क्या होता है छात्रों, यानी इस रेखा का डिवीजन किस तरीके से है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे। मान लीजिए इधर से हम इधर की तरफ में बढ़ रहे हैं, ठीक है,
और इस जीरो से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब इधर की तरफ में बढ़ते हैं यानी राइट हैंड साइड की तरफ में अगर आप बढ़ते हैं छात्रों, ये आपका राइट वाला पार्ट हो जाएगा, मान लीजिए कॉपी रखी हुई है, तो राइट माने तो ये हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाता है? पूर्वी, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और ये वाला जो इधर जीरो से इधर है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी। अब आप लोग बताइए कि जो अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत की बात करें, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अगर सपोज करिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये बनी हुई है, ठीक है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो नॉर्दर्न, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से इतना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न है, तो नॉर्दर्न में, लेकिन नॉर्दर्न ईस्टर्न, इसीलिए नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, भारत किसमें हो गया? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत कहाँ स्थित हो जाएगा? अगर भारत की स्थिति अगर आप एकदम, तो भारत किसमें हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गया ना? मतलब ये चीजों को ऐसे समझते हुए चलेंगे। अब जो छात्रों क्या होता है कि ये जो टाइम यानी पूरी अर्थ जो है 24 आवर में क्या कर रही? एक बार रोटेट कर रही, 24 आवर में एक बार रोटेट। और वो रोटेशन कैसे रही? यानी वो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस तरीके से कर रही, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी क्वेश्चन है कि पृथ्वी कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए सूर्य पूरब में निकलता है, यानी जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी कैसे कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने बताया था कि केवल 2 ही ग्रह होते हैं जो क्लॉकवाइज करते हैं छात्रों, किसी को याद है? वीनस एंड यूरेनस है। शुक्र और अरुण ग्रह के बारे में तो याद आ गया ना कि शुक्र और अरुण के बारे में मैंने बताया, वीनस एंड यूरेनस यही दोनों कैसे हैं? क्लॉकवाइज करते हैं, बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो चलिए ये बातें इतनी क्लियर हो गई, थोड़ा सा ऐसे समझते हुए चलेंगे। और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जीएस को पढ़ रहे हैं वो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, 2 बार वीडियो देख लेंगे, विश्वास करिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं कि सर काफी कुछ चीजें बता दिया आपने एक ही दिन के अंदर, भाई जरूरी है चीजें, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं, 10 मिनट और हमारे साथ 5 मिनट बैठिए, बस इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर आपने देखा कि जो ये पार्ट आपका आ रहा है कि जैसे ये रेखाएं जो बनी हुई हैं, इन रेखाओं को मैंने क्या बताया कि ये लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी है, तो इनको लॉन्गिट्यूड कह दिया। और एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो ये दूरी है, यानी खरबूजे की जो रेखाएं, इसके बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होगी वो कहाँ होगी? इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर जो दूरी है वो 111.32 यानी 111.32 किलोमीटर ऑन इक्वेटर, यानी 2 देशांतर के बीच में दूरी। अगर हम 2 देशांतरों के बीच में अगर दूरी देखें तो 111.32 बीच है, लेकिन कहाँ पे है? इक्वेटर। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे किसकी तरफ में? पोल की तरफ में, ध्रुवों की तरफ में, ये दूरियां घटती हुई चली जाएंगी। यानी ये इक्वेटर पर 111, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एकदम नॉर्थ पोल पे आ जाएगी, शून्य हो जाएगी। 2 देशांतर के बीच में क्या हो गया? शून्य हो गया। 2 देशांतर के बीच में दूरी यहाँ पर शून्य होगी, यानी ये घटती हुई चली। तो दोनों पोल की तरफ में जैसे जैसे जाएंगी वो दूरियां घट जाएंगी। तो ये इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग चूंकि रेखा का ज्ञान हो गया, रोटेशन कैसे ज्ञान कर रहा है, अब हम लोग इसके अगले वाले पार्ट पर देख लेते हैं कि पॉइंट क्या कह रहा है। देखो पृथ्वी पर जो अर्थ है, इस पर दिन और रात की बात और ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। तो डे नाइट किस लिए हो रहा है? चूंकि भाई मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है, और आपने क्या किया कि ग्लोब के सामने यहाँ पर मान लीजिए एक टार्च जला दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टार्च ऐसे बना दिया। अब इस टार्च की क्या है? रोशनी आना शुरू हो गई। सपोज करिए कि इस टार्च की रोशनी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये टार्च की रोशनी ऐसे यहाँ पर आना शुरू हो गई, तो जो भाग इसके सामने पड़ता है छात्रों, वहां पर यानी इतना पार्ट, ये तो आपका डे हो जाएगा, ये आपका पार्ट क्या हो गया? डे हो गया। लेकिन जो इसके पीछे वाला भाग है, यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पार्ट जो इधर वाला भाग है, ये क्या हो गया? ये भाग नाइट हो गया। यानी जो आपका आगे भाग रहा वो डे, और जो ये इधर वाला भाग रहा वो क्या हो गया? नाइट। तो ये काम क्लियर हो गया। यानी और ये रोटेट कर रहा है, यानी अपने एक्सिस पे घूमना। तो पृथ्वी की, इसका मतलब आप एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से जान लिए कि दिन रात होने का कारण क्या है। जैसे यहाँ पर सवाल बन गया, तो दिन रात होने का कारण क्या है? ये पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, घूर्णन गति जो अपने एक्सिस पर घूमता है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन के कारण जो है ये क्या होता है? दिन रात। लेकिन ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? तो वो होता है 2 चीजों से होता है। एक होता है रिवोल्यूशन छात्रों, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी कि जो सूर्य के किनारे चक्कर लगाती है, और केवल रिवोल्यूशन होगा तब भी एक जैसा होगा। रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेशन, तो याद रखिए जो टिल्टेड रहती है यानी अपने अक्ष पर झुकी होना, टिल्टेड होने के कारण झुकी होने।
तो रेवोल्यूशन और प्लस टिल्टेशन के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। अब इस ऋतु परिवर्तन का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है और इस पार्ट को हम समझा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, और उसके या ये मान लीजिए सन है बीच में, उसके किनारे किनारे हमको अर्थ को चक्कर लगाना है, ठीक है, ये आपका अर्थ वाला पार्ट हो गया, ये सब चक्कर लगा। अब अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक चीज यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, मान लीजिए कि अगर ये चक्कर, तो यहाँ पर दूरी कभी कम है और ये भी इस तरीके से ये टिल्टेड फॉर्म में 23.5 अपने एक्सिस पे। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये वाला अगर हिस्सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले हिस्से पर अगर हम नॉर्थ, मान लीजिए कि ये रेखा खींच देते हैं, ये आपका इक्वेटर, यहाँ भी इक्वेटर खींच दिया, यहाँ भी इक्वेटर खींच दिया, यहाँ भी इक्वेटर खींच दिया। अब देखिए यहाँ से अगर रोशनी की बात करें तो इस वाले पार्ट पर क्या है, रोशनी ज्यादा है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा सीधा कॉन्टेक्ट बन रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टेक्ट ज्यादा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले पार्ट पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर पे फोकस कर लिया। यहाँ पर देखिए सदर्न हेमिस्फीयर फोकस कर रहा है, ज्यादा लाइट पड़ रही है, और यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाला भाग, यानी ये गोले के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न, तो मैंने बताया ना यहाँ पर नॉर्थ पे रोशनी ज्यादा है। इस गोले से, जो गोले का आधा रेखा के नीचे वाला है, यानी इक्वेटर लाइन, मैंने यही बोला, तो इक्वेटर के नीचे वाला भाग यहाँ पर सदर्न, तो आप बेसिक चीज जान ली, यहाँ पर सदर्न में ज्यादा पड़ रहा है और यहाँ पर नॉर्दर्न में ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो यही कारण है कि कभी नॉर्थ पर ज्यादा चमकेगा, कभी साउथ पर ज्यादा चमकेगा। यानी कि जो अर्थ के अंदर में मैंने आप लोगों को रेखाएं बताई हुई थी कि मान लीजिए ऐसे रेखाएं, तो इक्वेटर पे ही नहीं रहेगा, अगर वो झुकी नहीं होती तो हमेशा रोटेट रिवॉल्व भी करती, तो इक्वेटर पे ही चमकता हमेशा सूर्य पे। लेकिन टिल्टेड होने के कारण, एक तरफ झुकी होने के कारण, ठीक है, सूर्य की तरफ ऐसे झुकाव होने के कारण कभी ये किस पे आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और कभी नीचे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चल रहा है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। यानी अगली हम दो रेखाओं को भी अगर हम लोग खींच दें इसके साथ साथ में, तो देखिए यहाँ पर आप, तो ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ पर इससे टच करेगी, और यहाँ पर ऊपर वाली लाइन के साथ में इसकी रोशनी और नीचे वाले लाइन का हिस्सा टूट चुका है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो रिवॉल्व कर रही है, यानी परिक्रमा, जो परिक्रमण गति है, ठीक है, रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण, तो परिक्रमा के कारण, ठीक है, परिक्रमण गति के कारण और प्लस झुके होने के कारण जो है ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी, आई होप, ठीक है। अब छात्रों यहाँ से जो ये खेल है, यहाँ से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए। 21 मार्च को क्या होता, बसंत विषु होता, यानी विषुवत रेखा पर चमक रहा होता। तो 21 मार्च को अगर हम लोग देखें तो 21 मार्च को क्या है, बसंत विषु यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 21 मार्च, देखिए ये वाली है, मान लीजिए ट्रॉपिकल, तो ये बसंत का मौसम आ गया, देखिए ये आपका ये हो गया 21 मार्च, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर से लिख देता हूँ, ये आपका 21 मार्च, मान लीजिए 21 मार्च हो गया, 21 मार्च, ठीक है। और उसके बाद में 21 मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आ गया, 21 जून आ गया, 21 मार्च जून आ गया, और जुलाई अगस्त सितंबर, यानी यहाँ पर आ गया ये वाली रेखा पर चमक रहा है, यानी नीचे वाली रेखा पर, यानी 22 दिसंबर, और फिर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका मार्च वाला। तो यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, यहाँ पर 21 मार्च लिख दीजिए छात्रों, ठीक है, 21 मार्च, ठीक है, और यहाँ पर 23 सितंबर कर लीजिए। इस तरीके से ये 4 डेट यहाँ पर सेट करके इसको 21 मार्च और 23 सितंबर यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और सर तो 21 मार्च यहाँ पर कर लीजिए, 23 सितंबर यहाँ पर कर लीजिए, इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे कर लीजिए, और उसके बाद में 21 जून, ये आपका जून हुआ, मार्च अप्रैल के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, इसको जून कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रॉपर वे में लिख लीजिए, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो आपका पार्ट आ रहा है, ये 21 मार्च आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया 21 जून, ये आपका 23 सितंबर, और ये आपका 22 दिसंबर, यानी यहाँ पर 4 पार्ट आपके आ चुके हैं, ठीक है। चारों पार्ट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 4 पार्ट है। देखो 3-3 महीने फिर आगे बढ़ते, 21 मार्च के बाद में फिर क्या हो गया, अप्रैल, ठीक है, जो अप्रैल वाला पार्ट आ गया, फिर उसके बाद में मई का पार्ट आ गया, और फिर उसके बाद में जून का। तो अप्रैल मई जून ये आपका पार्ट आपका जो है तीनों आ गया। तो 21 मार्च अप्रैल मई जून, और उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर, यानी यहाँ पर आपका जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने यहाँ पर बढ़ गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पर बढ़ गया। तो इस तरीके से ये
आपके 3-3 महीने 4-4 महीने के पार्ट यहाँ पर आपको मिले, ठीक है। अब देखिए कि ये जो पार्ट है 21 मार्च को क्या है, ये चूंकि ये वाला जब पार्ट आ जाता बीच में, तो ना तो एकदम नॉर्थ वाले पर फोकस है, यानी ये बीच में थोड़ा नॉर्थ थोड़ा साउथ, तो 21 मार्च को क्या होता है, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, ये जो 21 मार्च वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं छात्रों बसंत विषुव, यानी बसंत का महीना आ जाता है तो इसको विषुव मतलब हो गया विषुवत रेखा पर, तो ये आपको ध्यान रखना है बसंत विषुव, 21 मार्च को क्या हो गया बसंत विषुव। उसी तरीके से 23 सितंबर की जब स्थिति आती है, ये जो 23 सितंबर की स्थिति आती है, तो ये देखिए फिर यहाँ पर आया, लेकिन तब हमारे यहाँ जो भारत के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम शरद विषुव ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, ये आपका शरद विषुव हो गया, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अब यहाँ पर देखिए ये दिसंबर, यानी दिसंबर वाला ये किस पे आ रहा है, मकर रेखा पर। ऊपर वाली मैंने बोला था कि अर्थ में ऊपर वाली क्या है, कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा और नीचे मकर रेखा, तो मकर रेखा पर आ गया, इसीलिए 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, जो 22 दिसंबर वाला पार्ट है इसको विंटर सोलेस्टिक कहते हैं, यानी मकर संक्रांत, और 21 जून को समर सोलेस्टिक। तो ये देखिए 21 जून को क्या है, ये समर सोलेस्टिक हो गया, यानी ये आपका कर्क रेखा पर हो गया, ठीक है। और ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट है 22 दिसंबर को समर सोलेस्टिक। तो ये जो पार्ट है यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, मकर रेखा पर चमकेगा, और 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकेगा। तो ये इतनी बातें तो क्लियर हुई, लेकिन इस पे जो कहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होगा छात्रों, ये क्या होगा, ये बराबर होगा, डे और नाइट जो है क्या होगा, एकदम बिल्कुल बराबर, जितना दिन उतना रात। तो ये याद आपको रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल में, मैंने आपको नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध की बात बताया था, मैंने बताया ये लाइन के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये बात मैंने ऑलरेडी। अब देखिए इस लाइन के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या हो रहा है, सबसे बड़ा दिन। तो यही चीज याद रखना है कि सबसे बड़ा दिन आपका उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब हो रहा है, 21 जून को। देखते नहीं अपने यहाँ 21 जून को जो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सबसे बड़ा दिन हो जाता। और इसका जस्ट उल्टा यानी 22 दिसंबर को क्या हो रहा होगा, अपने यहाँ सबसे छोटा दिन हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर के यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होगा, यानी जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर, तो इसका मतलब उनके यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। इसीलिए दिसंबर महीने के आसपास में क्रिसमस मनाया जाता है छात्रों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इस तरीके के जो देश हैं यानी कि मकर रेखा के ऊपर है, हम लोग कर्क रेखा के ऊपर है, तो 22 दिसंबर को क्या हो जाता है, ये आपका सबसे बड़ी रात। अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से करें तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और 21 जून को सबसे बड़ा दिन, यही याद रखना है। ये आपको अपने पैटर्न के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे। तो ये चीज अब आपका क्लियर हो गया, दिन रात यानी ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ में ये अब ऋतु परिवर्तन का मतलब आप देख लीजिए कि जैसे हम लोग ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून आया एकदम तपती गर्मी, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, गर्मी कम होने लगी, फिर बारिश का सीजन, फिर क्या हुआ इधर एकदम यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सूर्य किधर जा रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर, हम लोग ऊपर छूटते जा रहे हैं। तो 23 सितंबर के बाद में धीरे धीरे सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य चला जाता है, इसलिए 22 दिसंबर तक ठंडी, और ठंडी के बाद में फिर धीरे धीरे सूर्य आना शुरू होता है, 21 मार्च तक फिर से गर्मी आ जाती है, और ये सिलसिला ऐसे लगातार चलता रहता है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी के कटिबंधों की बात कर लेते हैं छात्रों, कि जो कटिबंध बने हुए हैं वो किस तरीके से बने हैं, इनको भी फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए कटिबंध को हम लोग जो है, कटिबंध को एक पहले फिर से वही रेखा हम लोग जो लाइन बनी हुई थी उसी को खींच लेते हैं। मान लीजिए अगर ये अर्थ हो गई, ये आपको मैंने क्या बोला था, इक्वेटर हो गई, ठीक है। ये आपको मैंने क्या बोला था कि ये 23.5 जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी मकर रेखा। तो ये आपकी मकर रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, और ये जो 66.5 था इसको हम आर्कटिक सर्कल कहते थे, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाला जो 66.5 था ये वाला, इसको हम कहते थे, इसको अंटार्कटिक, ठीक है, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते थे। यानी ये चारों चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ये पहले वाले लेक्चर में। अब आप यहां से देखना शुरू करिए कि जो ये आपका उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी ट्रॉपिकल, गर्मी कहां पर हो गई, 0 to 30 बोथ साइड। अगर हम 0 से लेकर 30 के बीच में अगर हम लोग देखें छात्रों, यानी 23, ये आपका 30 डिग्री तक, ये 23 के एंड के ऊपर, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे, तो 30 यानी ये 0 से लेकर के, और ये जो आपका 30 डिग्री तक है, और इधर सदर्न हेमिस्फीयर में 0 से लेकर 30 तक का है, ये जो आपका जो जोन चला जाता है, यानी इतना जो जोन हमने
आपको ऐसे बना दिया। ये जोन है आपका, ये गर्म है क्योंकि ये सूर्य हमेशा कहीं ना कहीं इसी में रहता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय गर्मी वाला क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का जो निचला हिस्सा है वो उष्ण में है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल, इसीलिए भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय। क्योंकि छात्रों नीचे वाले से हिस्से से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो हमारा ज्यादातर हिस्सा उपोष्ण में आ जाता है, और नीचे वाले हिस्से में अगर गर्मी भी है तो वो समुद्री तट है, इसीलिए हम भारत की जलवायु को किसमें रखते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत का भूगोल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए याद रखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए ध्यान। उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट जोन में आ जाता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल है क्या, 30 से लेकर के 45। अब आप इसको अगला वाला पार्ट इसमें देख लेंगे कि जो 30 से लेकर 45 वाला पार्ट है, यानी जो यहाँ तक मैंने 30 बना दिया और 30 से लेकर के ये जो 45 डिग्री तक वाला हो गया, इधर भी यहाँ पर 30 मैंने लिख दिया, और 30 से लेकर के ये जो 45 डिग्री वाला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये जो छोटा सा पार्ट है इतना यहाँ पर ये, तो ना वहां बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका जैसे हमारे यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है छात्रों, ठीक है। तो थोड़ा सा 23.5 के ऊपर वाले में 30 के ऊपर इधर चले गए तो 45 तक का जो है वो आपका उपोष्ण कर, तो मतलब यहाँ पर ये आपका सब गर्मी है लेकिन ज्यादा नहीं, उपोष्ण थोड़ी गर्मी है, उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल गर्मी है लेकिन सब, लेकिन एक जोन आपका आ जाता है जिसको हम कहते हैं शीतोष्ण, यानी गर्मी भी और ठंडी बराबर, टेम्परेट जोन, वो 45 से लेकर 66, जैसे चाइना वगैरह का जो क्षेत्र है छात्रों, ठीक है, ये 30 से लेकर 45 डिग्री के मध्य में जो हो जाता है इधर वाला जोन, वो क्या हो जाता है, वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन हो जाता है। तो 45 से लेकर के 66.5 डिग्री तक, यानी ये यहाँ पर 45 से लेकर 66.5 तक ये आपका क्या हो गया, इसको हम शीतोष्ण कहते हैं, यानी नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, टेम्परेट जोन हो जाता है। और उसके नीचे जो ये आपका ध्रुवीय यानी 66 के ऊपर का जो पार्ट हो जाता है छात्रों, यानी 66 के ऊपर का पार्ट का मतलब हो गया, अगर हम लोग बात करें इस तरीके से कि ये जो आपका जोन हो गया, यानी यहाँ ये इतना जोन 66 के ऊपर इतना भाग ये, ठीक है, और 66 के नीचे ये वाला भाग जो इतना हो गया, ये दोनों जो भाग हो गए वो बेसिकली क्या हो गए, इसको हम शीत कटिबंधीय कहते हैं, यानी उसको ध्रुवीय कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय पोलर जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिज जोन या पोलर जोन कह रहा था, फ्रिज मतलब हो गया शीत कटिबंधीय, इसको शीत कटिबंधीय या ध्रुवीय जोन भी कहते हैं। तो 66 से लेकर ऊपर 90 तक, इधर भी 66 से लेकर 90 तक, दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में इस तरीके से बातें होती हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। अब जो इसके अगला वाला पार्ट है छात्रों, इसी के बाद में ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, और वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, इसको भी देख लेते हैं। और चूंकि जब सब इसी कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं तो सोलर इक्लिप्स क्या है, मान लीजिए कि एक छोटा सा पार्ट है, हमने बना दिया कि ये सन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये सन है और ये चमक रहा है, ठीक है, और सन के किनारे किनारे चक्कर कौन लगा रहा है, वो सन के किनारे एक ऑर्बिट बनी हुई है, ठीक है, एक ऑर्बिट मैं बना दे रहा हूँ हल्की सी यानी रेखा, और जिसके किनारे मान लीजिए कि ये पृथ्वी चक्कर लगा रही, अर्थ का मतलब हो गया ब्लू कलर से, ठीक है, ये अर्थ जो है यहाँ चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये पार्ट आपका अर्थ का हो गया, ठीक, ये आपका चक्कर लगाने का काम कर रही है। लेकिन आपको पता होगा कि अर्थ के किनारे कौन चक्कर लगा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ के किनारे जो चक्कर लगाने का काम कर रहा है छात्रों, वो आपका मून कर रहा है, ठीक है, यानी अर्थ के किनारे जो चक्कर लगाने का काम कर रहा है वो मून। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लें कि पृथ्वी के किनारे जो है ये आपका मून, यानी इन सब के किनारे मून भी चक्कर लगाने का काम कर रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये यानी इनकी ऑर्बिट बन गई, और मून को हम लोग बना देते हैं, मान लीजिए उनकी ऑर्बिट के बाद में मून को हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये आपका मून यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये मून है, चक्कर लगाने का काम चारों तरफ कर रहा है, ठीक है। अब इसको ये सब यम फॉर मून हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये मून हो गया। अब आप इस चित्र को जब समझ ले जाएंगे फिर ऑटोमेटिकली सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ब्लू वाला पार्ट जो था वो मैंने बताया था छात्रों कि ये पार्ट क्या हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ये याद रखिएगा, ये सब अर्थ है, ठीक है, सन बीच में लगा हुआ है, मून हो गया, अर्थ हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर इसी बेस पर अगर हम लोग देखें तो जब सूर्य की रोशनी यहाँ पर आ रही है छात्रों, मान लीजिए सन की लाइट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, अब सन की लाइट जैसे आई, सपोज करिए, अब मान लीजिए पृथ्वी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बैठा हुआ, ये देखा, लेकिन बीच में ये चंद्रमा आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रमा आ गया ना ये बीच में,
तो अब ये क्या है, सूर्य को ठीक से नहीं देख पाएगा, यानी सूर्य ढक गया। और ये केवल कोरोना वाला भाग, यानी जो किनारे किनारे पार्ट है, जो कोरोना, इस समय कोरोना बहुत चल रहा है, लेकिन वो जो किनारे का पार्ट होता है उसको भी छात्रों कोरोना कहते हैं। देखते नहीं कोरोना का जो चित्र बनता है वो इसी तरीके से ऐसे सन वाले पार्ट में ऐसे बना हुआ है, इसीलिए वो कोरोना वाला भाग, ये वाला भाग दिखता है। तो ये जो पार्ट हो गया वो कोरोना, केवल कोरोना दिखता है, मतलब आउटर वाला पार्ट ये ढक जाता है। तो ये क्या हो गया, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, देखो दिख नहीं रहा, जिसके ऊपर लगा ग्रहण वो दिख नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब पृथ्वी, यानी सीधा सीधा सूर्य ग्रहण का मतलब हो गया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया, मून आ गया, चंद्रमा आ गया, बस एकदम जो है सन और, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए सन आ गया, ठीक है, और ये अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कौन है, मून आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। क्यों अमावस्या के दिन लगता है, अब आप इसका भी रीजन जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो इतना भाग है छात्रों, जब ये मान लीजिए मून है, तो मून के इस भाग पर तो खूब लाइट है, ये बिल्कुल एकदम सफेद हो गया है मान लीजिए, लेकिन जो इधर वाला पार्ट है, जो इधर वाला, चूंकि उस पर कोई लाइट पड़ तो रही नहीं है, तो जब उस पर लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो ये इतना भाग जो है ये क्या हो गया, ये भाग इतना डार्क है, एकदम काला, ठीक है। तो एकदम भाग, एकदम चंद्रमा दिख भी नहीं रही है हमको यहाँ पृथ्वी से बैठ करके, चूंकि ये वाला भाग तो दिख नहीं रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या का मतलब न्यू मून, इसी दिन से नया शुरुआत होती है। तो विश्वास मानिए छात्रों, जिस दिन से बहुत बुरा दिन हो जाता है वहीं से नए दिन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए अगर बुरा हो गया तो अच्छे दिन की शुरुआत यहाँ से, इसीलिए इसको न्यू मून यानी अमावस्या का। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या को लगेगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। और इसमें होता क्या है, यानी सन और अर्थ के बीच में मून आएगा। अब आंसर आपको देने में क्या दुविधा है, इस चित्र से एकदम साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से अगर चंद्र ग्रहण की बात अगर हम लोग करें, यानी लूनर इक्लिप्स की बात करें, तो अब इसके अगले वाले पार्ट, यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी आ ही रही है, ठीक है, सूर्य की रोशनी बड़े लेवल पर यहाँ से जा रही है। अब ये जा रही है अर्थ को पार करते हुए किस पे पड़ रही है, इस वाली चंद्रमा पर, यहाँ चंद्रमा पर पड़ रही है। तो जब चंद्रमा के इस भाग पर पड़ेगा छात्रों, तो ये वाला भाग क्या है, एकदम दूधिया, एकदम सब दूधिये की तरह चमकने लगेगा, ये भाग एकदम चमकने लगा, ठीक, ये भाग। और जो इसके पीछे वाला भाग था वो भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग इतना डार्क में रहेगा, लेकिन जो सामने वाला फ्रंट पेज था ये आपको तो एकदम बिल्कुल चमक दिखने लगा, मतलब ये आपका। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फुल मून, एकदम पूरी गोल गोल चंद्रमा दिखने लगेगी। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन लगेगा। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये लगता है पूर्णिमा के दिन। ऊपर मैंने लिख दिया है फुल मून, यहीं से पूरा मून दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति क्यों यहाँ पर आ गई, क्योंकि इसके ये वाला जो भाग है, चंद्रमा जो चमकना चाहिए उस पर क्या, पृथ्वी की छाया पड़ने लगी, छाया पड़ने लगी, इतना भाग ढक गया और किनारे किनारे वाला भाग बहुत तेजी से चमकने लगा, गोल गोल एकदम दिखने लगा। यानी चंद्र ग्रहण में हम ये कह सकते हैं कि मून और सन के बीच में अर्थ आ गया। तो बहुत ही आसान, एकदम क्लियर हो गया कि मून और सन के बीच में कौन आ गया, जब अर्थ आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ये आपको इधर देखिए सूर्य ग्रहण, इधर देखिए चंद्र ग्रहण, दोनों चीजें आपको समझ में। अब देखो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार भी इसी में समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। देखो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही जगह पे आ गए, अब इसका मतलब ये हो गया कि तीनों एक सीधी लाइन में हो गए, यानी चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ऐसी स्थितियों में क्या होता है, इनकी शक्ति एक जैसी हो जाती छात्रों। मतलब इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देख लें कि मान लीजिए कि इस पे अर्थ पे जो भी जल है इसका खिंचाव मून भी करने लगा, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लस सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, तो ये पानी बहुत ज्यादा मात्रा में इधर खींचने, और जितनी ज्यादा मात्रा में इधर खींचेगा ऑटोमेटिकली मात्रा इधर भी उतनी ज्यादा खींचे। क्यों, पृथ्वी पर जितना आप बल लगाते हैं उतना प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। तो जितना इधर खींचने लगा उधर इतना लगे, तो इधर क्या होगा, दीर्घ ज्वार आ जाएगा, ठीक है, पानी ज्यादा ऊपर तक उठेगा और 24 घंटे में प्रत्येक जगह 2 बार आता है। तो इसको ध्यान रखने का कि 24 घंटे में 2 बार, और जब ज्यादा यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय क्या होगा, दीर्घ ज्वार, जिसको हाई टाइड यानी सिजगी भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये स्थिति बदल जाए, यानी सूर्य, अर्थ और चंद्रमा यहाँ पर हो जाए, अब अर्थ का पानी चंद्रमा इधर खींचने लगा, अर्थ का पानी चंद्रमा इधर वाली की स्थिति में खींचने लगा, तो जब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण, सन अर्थ मून या सन अर्थ मून नीचे की तरफ में, तब वहां पर क्या हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा। यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 90 डिग्री का यानी समकोण का निर्माण होगा तो वहां पर लो टाइड, और जब स्ट्रेट लाइन रिजु एंगल बन जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, एकदम सीधा सीधा, तो वहां पर दीर्घ ज्वार आएगा। तो इस तरीके से छात्रों
आप लोगों का पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों ने देखा, और थैंक यू।